हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब। तो 12th हमारा चैनल है साउथ सिटी। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, इन चारों सब्जेक्ट का आपको कलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है एंड विदाउट एनी कॉस्ट। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा देन हम पीवाईक्यू की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नीट के क्वेश्चन होंगे और वो सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक नए तरीके से अब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैप्टर को। तो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और नो डाउट ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को भी मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से तैयार रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी करना है, घर पे उसकी प्रैक्टिस। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो इन सारी सुविधाओं के लिए भाई एक काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा खास बात और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारे जितनी हम क्वेश्चन की वैरायटीज लगाएंगे उतना हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो रिवीजन टाइम हमें बुक नहीं रीड करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम। इसके पहले हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे इकोसिस्टम के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे अपने आईएससी कॉर्नर को, देन आईएससी के बाद हम नीट की तरफ बढ़ेंगे या जीपीआर और अदर बोर्ड्स के क्वेश्चन भी देखने के लिए, इससे भी हमारे पास क्वेश्चन अच्छे कंटेंट तैयार हो जाए। तो पहले चलते हैं आईएससी की तरफ। चलिए आईएससी का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। नीच हो गया हमारा, लास्ट में चलिए क्वेश्चन है, व्हाई इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड इन अ पॉन्ड एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखिए पहले यहाँ पे बता दो आपको, जो पिरामिड्स होते हैं हमारे पास, वो पिरामिड्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला on the basis of number, on the basis of biomass, on the basis of energy। तो यहाँ एक राज की बात बता दूं आपको कि हमारे ये तो जो पिरामिड्स है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सब कहेंगे सर इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। देखिए जब भी हम किसी फूड चेन को और फूड चेन में मौजूद ट्रॉफिक लेवल्स को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो हमारा पिरामिड होगा इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये तो समझ में आ गया। 3 टाइप्स के पिरामिड्स हैं। एक पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है, यानी नंबर के बिहाफ पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर एक ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्या जाता है, आप कहेंगे सर ग्रासेस ज्यादा होंगे, बिकॉज़ ग्रासहोपर के कंपैरिजन में ग्रासलैंड है, ये नाम ही पड़ रहा है ग्रासलैंड। क्लियर। तो नंबर के हिसाब से हमारा जो प्रोड्यूसर्स है वो ज्यादा ही रहेंगे, लेकिन कभी कभी नंबर के बिहाफ पे भी अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करें तो वो इन्वर्टेड हो जाता है। जैसे आप अगर ट्री को लेते हैं तो ट्री की अगर बात करें तो एक ट्री का इकोसिस्टम हम वहां से पूछते हैं। एक सिंगल ट्री है और इस ट्री पे न जाने कितनी बर्ड्स रहती हैं। यस, न जाने कितनी बर्ड्स होंगी इस ट्री पे। तो यार प्लांट तो एक ही है ना, प्रोड्यूसर तो सिंगल है, प्रोड्यूसर सिंगल है, यानी प्रोड्यूसर का जो बॉक्स है वो वैसे भी नहीं, इसमें मौजूद बर्ड्स यानी जो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है, और बर्ड्स की बॉडी में पाए जाने वाले कंज्यूमर जो बैक्टीरिया है वो इससे ज्यादा है। तो पिरामिड्स उल्टा बन गया, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। ये पिरामिड हो गया इन्वर्टेड और ये पिरामिड हो गया अपराइट। तो याद रखना है हमको ये चीज कि जो नंबर है और जो बायोमास है इनके बिहाफ पे जब हम कोई इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कैसा होगा, अपराइट और इन्वर्ट दोनों मिल जाए, सीधा और उल्टा। उल्टा का मैं बता दिया, उल्टा जब प्रोड्यूसर का नंबर कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर के ब्लॉक छोटे हो जाएंगे।
लेकिन एनर्जी के लेवल पे, एनर्जी के बिहार पे इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा अपराइट बनेगा। ये आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्ट क्यों हो जाता है। तो देखिए अब कह रहा है कि जाहिर भाई आप अगर कहते हैं एक हम पॉन्ड का इकोसिस्टम ड्रॉ करें, पॉन्ड इकोसिस्टम ले लें, पॉन्ड इकोसिस्टम ले लें, तो पॉन्ड में प्रोड्यूसर्स आपके क्या हैं, प्रोड्यूसर्स आपके क्या हो गए, एल्गीज या फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं, ये प्रोड्यूसर हो गए। अच्छा प्राइमरी कंज्यूमर हमारा क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर हमारा स्मॉल फिशेस हो जाएंगे, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारी लार्ज फिशेस हो जाएंगी, लार्ज फिशेस हो जाएंगी। ठीक है, अब आपसे कहते हैं ड्रॉ करके ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, बायोमास है क्या, बायोमास वेट से रिलेटेड है, वेट किसका ज्यादा है यार, एल्गी शायद जितनी हो जाए, लेकिन स्मॉल फिशेस थोड़े ना एक एल्गी की कंपैरिजन करोगे, यानी एल्गीज का जो प्रोड्यूसर्स है वो कम रहेंगे और वेट कम होगा, स्मॉल फिशेस का वेट इनसे ज्यादा होगा और लार्ज फिशेस का वेट इनसे भी ज्यादा होगा, यानी जो पिरामिड बन गया ये पिरामिड इन्वर्टेड। समझ में आ गया कि क्यों आखिर पिरामिड इन्वर्टेड बना, क्यों, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में एल्गी के कंपैरिजन में स्मॉल फिशेस का वेट ज्यादा है, स्मॉल फिशेस के कंपैरिजन में हमारे जो लार्ज फिशेस हैं, जो बड़ी फिश हैं, बिग फिशेस हैं, उनका ज्यादा वेट जाएगा, इसलिए पिरामिड इन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देखेंगे तो ये पिरामिड अपराइट रहेगा। क्लियर हो गया, आंसर देखिए आपके सामने, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड in a pond ecosystem because the biomass of fish is far greater than the producer, producer से बहुत ज्यादा है, क्या होता है बायोमास। list any two ways of measuring the standing crop, standing crop आपको पढ़नी नहीं है। अगले क्वेश्चन करते हैं, IS 1222 का क्वेश्चन समझते हैं। The net primary productivity of a terrestrial ecosystem is 1500 kg per meter square per year, and the respiratory loss of the ecosystem is 1200 kg per meter square per year. Calculate the gross primary productivity of the given ecosystem. तो देखिए समझिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास NPP, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक आर से हमारा रिस्पायरेशन। ग्रॉस क्या है बेटा, मैंने आपसे कहा कि आपने अपना डिनर लिया और डिनर से आपको 1000 जूल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आपने डिनर ले लिया, हमने आपसे पूछा भाई आपको कितनी एनर्जी मिली, आपने कहा सर 1000 जूल मिली, लेकिन क्या वो सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने 200, 500, 600 एनर्जी उसको कंज्यूम करने में लगा दी, उसको डाइजेस्ट करने में लगा दी, उसको खाने में लगा दिया, उसको च्यूइंग करने में लगा दिया। तो जो टोटल एनर्जी है किसी भी हमारे टेरेस्ट्रियल लैंड पे जहाँ ट्रीज हैं, तो टोटल जितना खाना बनाता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन टोटल सही थोड़ी ना है, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी गंवाता भी तो है, एनर्जी कम कर रहा है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, तो जो टोटल यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हम माइनस कर देते हैं रेस्पिरेशन को, तो बनता है एनपीपी, यानी एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। ठीक है, अब जो आएगा वो एनपीपी होगा। देख लीजिए यहां क्या कहता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेशन 1500 केजी, 1500 केजी एनपीपी बचेगा यहां से 1500 kg per meter square per year, and the respiratory loss of the ecosystem is 1200। R क्या दे रहा है, 1200। ओके, अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रॉस निकालिए बेटा, ग्रॉस निकालने के लिए आप इनको उधर भेज दीजिए, तो कितने हो गए बेटा, 1500 प्लस 1200 कितना हो गया, ये हो गया आपका 00527 2700 हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। ये आपका आंसर 2700 हमारी क्या थी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
क्लियर, समझ गए? IHC नॉन रेक्टिफाइड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन इकोसिस्टम अ फूड चेन फॉलोज द फॉलोइंग पैटर्न, अगर एक फूड चेन है जिसमें ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को स्नेक खा रहा है, स्नेक को पिकॉक खा रहे हैं, तो पैटर्न क्या होगा इसका समझिए जरा। ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को स्नेक पिकॉक ने, ठीक है भाई। कह रहा है 2000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर के पास कह रहा है 2000 जूल एनर्जी है, 2000 जूल एनर्जी हमारे किसके पास है, प्रोड्यूसर के पास है, ठीक है। फिर क्या कहता है, at the level of producer in this food chain how much energy would be available to the peacock, peacock के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है। तो ये 10% ऑफ एनर्जी, देखिए 10% ऑफ एनर्जी लिंडेमैन ने दिया था, देखिए लिखा भी है 10% ऑफ एनर्जी, क्या है क्या ये चीज, ये एनर्जी का लेवल लिंडेमैन, रेमंड लिंडेमैन ने दिया था साइंटिस्ट, क्या बोला था कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब फूड जाता है तो केवल 10% ही ये भाई साहब बचा पाते हैं, 90% लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ अदर प्रोसेस, यानी 90% लॉस हो रहा है, 10% केवल मिल रहा है। 2000 में 10% निकालेंगे, एक जीरो हटा दीजिए, इनके पास पहुंचेगा 200, स्नेक के पास पहुंचेगा 20 और पिकॉक के पास पहुंचेगा 2 जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि पिकॉक को 2 जूल एनर्जी मिलेगी। आंसर नीचे है, एक्सप्लेनेशन मेरा है, अच्छे समझते चले। एक क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जानी है इस चीज से, ध्यान रखिए। चलिए आईसी के इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे गए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टेप पे। थोड़ा सा नीट बैठ जाओ, इसको नोट कर लीजिए ना। आगे आते हैं, पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 58, इसी के दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 2019 का क्वेश्चन है आईएससी का। देखिए यहाँ पर मैंने राइट इक्वेशन दैट हेल्प्स डिवाइड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऐसे निकाले फॉर्मूला था। व्हाट डज detritus food chain begin with? What does detritus food chain begin with? detritus food chain कहाँ से, देखिए फूड चेन को बेसिकली 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में हम लोग बस नॉर्मल एक चेन पढ़ ली। देखिए एक फूड चेन और चलती है, वो है detritus, जैसे किसी पेड़ से पत्ती टूट गिरी, डेब्रीज बोलते हैं, वो टूट गई, तो वहां पर क्या है, डिकम्पोजर्स अपना काम करते हैं, तो डिकम्पोजर्स से कहां जो साइकिल चल रही है उसे हम बोलते हैं क्या, डेट्राइटस फूड चेन। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट डज डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद, डेट्राइटस फूड चेन चालू कहां से होता है, तो डेट्राइटस फूड चेन कहां चालू है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिकेइंग जो मर चुका है, सड़ रहा है, उससे चालू होगा तुम्हारा फूड चेन, कौन सी होगी, डेट्राइटस। 2019 का क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन और पूछा गया, ये बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आर मिश्रा, आर मिश्रा हमारे फाउंडेशन है, तरीके से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इकोलॉजी इंडिया की, उसके इन्होंने लीड किया था, आर मिश्रा ने इकोलॉजी में काफी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये एक तरीके से फादर ऑफ इकोलॉजी है इन इंडिया, इंडिया में इकोलॉजी के फादर है आर मिश्रा। कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट का पूछा जाता है, बहुत अच्छे से, ये भी आर फेमस है, इनको अच्छे से कर लीजिए, आर मिश्रा का कंट्रीब्यूशन क्या है, आर मिश्रा कंट्रीब्यूशन है इवोल्यूशन, इन्हें बोलते हैं क्या, मॉडर्न इवोल्यूशन है इंडिया। ओके नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेश्चन पे, नीट चालू हो गया। देखिए एक दो क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था आपको सीबीएसई का ले लें, सीबीएसई वाले क्वेश्चन थे, द ब्रेकडाउन ऑफ detritus into small particles by earthworm is a process called, पढ़िए, the breakdown of detritus, detritus जो लीफ कटी टूटी फूटी थी वो गिरी है और स्मॉल पार्टिकल्स में अर्थों से तोड़ रहा है, आप इसे क्या कहेंगे, तो जब ब्रेकडाउन होगा तो आप इसे ह्यूमिफिकेशन कहेंगे, ह्यूमिफिकेशन हो रहा है कि ह्यूमस बनता है जब वो सड़े। लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, बड़े वुडी वाइन्स आपको कहां मिलेंगे, देखिए
वुडी वाइन्स की बात कर रहा है, सिलेबस 2011 का क्वेश्चन, ध्यान से समझिए इसको। तो देखिए, अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं, टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं, मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पर रेन होती है उस जगह पे बड़े बड़े ट्री वाइन्स आर हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट। चलिए अब चलते हैं नीट की तरफ। क्वेश्चन है पीएमटी और नीट की तरफ स्टार्ट किया जाए कार्यक्रम। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर AIQMT 2015, तब नीट नहीं होती थी, तब AIQMT होती थी, ऑल इंडिया क्यूमेंट टेस्ट। In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis termed as. कह रहा in an ecosystem, एक ecosystem में the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as. तो बेटा हम वहाँ पे अभी क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके आए हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है NPP और प्लस R, आप इसको निकालते हैं तो क्या बनता है? ग्रॉस। अब हमने क्यों नहीं किया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्यों नहीं की? क्योंकि वो रेस्पिरेशन टर्म नहीं राइट कर रहा है। अगर रेस्पिरेशन टर्म राइट कर देता है कि लॉस हो रहा है रेस्पिरेशन में, तब हम एनपीपी करते हैं। अभी ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ उसके लिए क्या टर्म है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखते चले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी सक्सीजन एआईपीएफटी का था, बट अब फिलहाल के सिलेबस में निकाला नहीं, फिर भी मैंने देख लिए। सेकेंडरी सक्सीजन टेक्स प्लेस। सक्सीजन क्या होता है? एक तरीके का इवोल्यूशन है। प्लांट कभी भी एक जगह खाली पड़ी थी, अब उस खाली जगह पे धीरे धीरे प्लांट्स आए, फिर एक वो वुडी लैंड में कम फिनिश हुआ। तो कह रहे हैं ये क्या चीज है? सेकेंडरी सक्सीजन जो हो रहा है ये है क्या? तो सेकेंडरी सक्सीजन जो होता है बेटा, टेक्स प्लेस ऑन न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, डिग्रेडेड फॉरेस्ट यानी न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड। देखिए सेकेंडरी सक्सीजन जो होता है हमारा वहां डिग्रेडेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसी कारण से जल गया, खराब हो गया, और फिर अगर कोई नया आया है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और अगर यही होता है कि एक बेयर रॉक्स थी, वहां पे अगर एक वुडी लैंड तैयार होता तो वो प्राइमरी सक्सीजन होता। अगले बढ़ते हैं हम लोग आगे तरफ। सिंपल हमारे लेवल क्वेश्चन सीख जाते हैं। Which one of the following statements for pyramids of energy is incorrect, whereas the remaining three are correct? एक चीज इनकरेक्ट है, वो भी एनर्जी के पिरामिड्स के हिसाब से, और मैंने आपको बता दिया था कि कुछ भी हो जाए एनर्जी का बना पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। क्यों? प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी हमेशा ज्यादा रहेगी। कहते हैं इट इज इन्वर्टेड इन शेप, नॉट पॉसिबल। इट इज अपराइट इन शेप, Yes, it is upright in shape. Its base is broad. अरे यार अगर बेस ब्रॉड हो गया तो अपराइट कहाँ रहेगा? इन्वर्ट हो जाएगा। It shows energy content of different trophic level organisms. नहीं, it is upright in shape क्योंकि एनर्जी के बिहार में जो पिरामिड बनता है वो हमेशा अपराइट होता है। Of the total radiation, the proportion of PAR is PAR मतलब photosynthetic active radiation। अगर किसी जगह से सनलाइट गिर रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, तो जो टोटल ये आ रहा है वो है आपका पार, फोटोसिंथेटिक इफेक्ट आया तो बहुत सारा, लेकिन पार कितना होगा देखते हैं। पार मतलब जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हो, जिस लाइट से फोटोसिंथेसिस हो, वो हमारा पार होता है। कहते हैं लेस देन 50%, मोर देन 80%, अबाउट 70%, अबाउट 60%। अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए क्यों आ सकता है? देखिए मोर का तो सवाल ही नहीं उठता है। अबाउट 60 कम से कम होता है, तो कम से कम अगर आपको दिख रहा है तो फिर लेस देन 50% दिख रहा है, तो आंसर आप जवाब हो जाएगा लेस देन 50%। क्लियर? सीरियसली मेल का है, ये कंपटीशन से बिलीव कर रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम? एक ही इकोसिस्टम पे हैं और एक सिस्टम पे रहेंगे, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर टिके हैं भाई साहब। यानी जैसे कि हम कहें ग्रास है, तो ग्रास को गोट भी खा लेगी, ग्रास को
रैबिट भी खा लेगा, ग्रास को हमारे रैट भी खा लेगा, यानी एक ही ट्रॉफिक लेवल मतलब एक ही फूड चेन है और कईयों को कवर कर रहा है। तो देखिए गोट है, फ्रॉग है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ध्यान समझ करिएगा, स्पैरो है एंड लॉयन है। देखिए लॉयन बड़े शिकारी हैं। Which one of the following animal may occupy more than one trophy level? ज्यादा से ट्रॉफी लेवल पे कौन रहेगा? देखिए बच्चे, देखिए गोट हर्बीवोरस है। अब ये अगर हर्बीवोरस है तो ये एक ही फूड चेन में आएगी, यानी फूड चेन में आने के लिए हमें एक चीज का होना जरूरी है। अगर आप एक तरीके से ओमनीवोरस, लॉयन नहीं आ सकता, लॉयन घास नहीं खा सकता, नहीं जा पाएंगे उस चेन पे। फ्रॉग भी इंसेक्ट ही खाते हैं, नहीं जा पाएंगे। गोट हर्बीवोरस हो गई, नहीं जा पाएंगे। स्पैरो, स्पैरो मौका पड़ने पर इंसेक्ट भी खा जाएगी, मौका पड़ने पर फ्रूट्स भी खाते हैं, ऐसे फ्रूट सीड को खा जाएंगे। यानी एक तरफ ये कार्निवोरस लेवल में चली जाएगी और हर्बीवोरस पे भी चली जाएगी। इस तरीके से स्पैरो इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आपके टेक्निकल क्वेश्चन था जहां पर समझने वाली चीज थी। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं सीबीएसई में 2011। सीबीएसई में 2011 का क्वेश्चन बोथ हाइड्राच, सॉरी ये आपके सिलेबस से नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई 2019। देखिए सीबीएसई के क्वेश्चंस को छोड़ करके हम थोड़ा सा अपने आईएससी के क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ नीट, नीट आ गया है। चलिए थोड़ा नंबरिंग जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो नंबरिंग का कोई इशू नहीं है। आपको क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करें, बस इतना। कह रहा है इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम which one of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए कहते हैं इसके लिए बोला था क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान समझिएगा, क्रॉस का मतलब पूरा, नेट का मतलब रेस्पिरेशन लगा दो, माइनस कर दो रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है देखिए बड़ा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात तो करेक्ट कह रहा है, ग्रॉस तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। क्यों भाई ज्यादा रहेगा? क्यों? क्योंकि ग्रॉस तो ओवरऑल है ना, वो तो रेस्पिरेशन जब करेंगे तो लेस हो जाएगा, और जब रेस्पिरेशन लगा देंगे तो सिंपल सी बात है यार, जो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो कम ही तो हो। बात तो सही कह रहा था, लेकिन और पढ़ लिया जाए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, नहीं संभव है। There is no relationship between gross primary gross primary productivity is always less। वाह भाई वाह, तो इसका मतलब हम लोग सही थे। ए आंसर हमारा राइट है। नीट 2020 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नीट 2021 पे आ जाए तो इन द इक्वेशन ऑफ जीपीपी माइनस, देखिए जीपीपी कितना बड़ा पड़ा है। एक बात समझ गए आप, तो जीपीपी एंड जीपीपी कोई मतलब ही नहीं है, खेल खत्म इनका। इन इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, बिल्कुल सही है। आर रिप्रेजेंट क्या बोलना है, मेरे रेस्पिरेशन लॉसेस को सो कर, लेकिन सॉल्व कर चट से आप। नीट 2022 क्या कहता है? 22 यानी हाल ही का पेपर है। which one of the following will accelerate phosphorus cycle? देखिए phosphorus cycle जो हमारी एक्टिवेट हो रही है, ये वेदरिंग ऑफ रॉक से होती है। वेदरिंग का मतलब चट्टानों का टूटना, टूट करके मिट्टी बनाना, उससे फास्फोरस बहुत होता है, उससे हमें फास्फोरस मिलती है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को 2 मिनट में। आगे बढ़ते हैं। Tetravorous break down detritus into smaller particle. This process is called। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए यूनिफिकेशन पे, है ना? 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, केवल 2 4 5 क्वेश्चन देख लिए, उसी से काम हमारा बन जाता है। आगे थोड़ा सा पुराने जमाने में, यानी AIPMT 2015 का क्वेश्चन क्या कहते हैं अच्छा? The mass of living material at trophic level at a particular time is called A. Standing crop, B. Gross primary productivity, standing state, net primary productivity।
सवाल एक बार कंप्यूटर जी फिर से दोहराया जाए। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल, किसी ट्रॉपिक लेवल पे जो लिविंग मटेरियल है उसे हम बेटा स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। वो हमारा आ गया स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग खड़ी फसल है, खड़ी फसल मतलब जिंदा, किसी भी इकोसिस्टम पे, किसी भी फूड चेन पे या किसी ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिंदा है, वो शो करता है स्टैंडिंग क्रॉप। एआईटीएम की क्वांटिटी में भी कुछ पूछा गया था, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डिवेलर। ट्री डिवेलर क्या होते हैं? जो पेड़ों में इकट्ठा करके रहते हैं। तो भाई आप जरा देखिए कौन है ट्री डिवेलर्स हमारे जो पेड़ों में इकट्ठा करके रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 और इसका आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोनिफर फॉरेस्ट ठंडे के कारण काफी रिजिड, काफी वुडी होता है, उनका तो इकट्ठा करना और टफ होता है। बट ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ों के भीगे होने के कारण थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो तोड़ना आसान होता है, आसानी से वे गल करके रहते हैं। West Bengal से 2015, which one of the following group of animals is homothermic? देखिए होमोथर्मिक का मतलब होता है, होमियो का मतलब अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, होमोथर्मिक। ठीक है, तो हम इसमें आते हैं, तो यहाँ पर हमें बर्ड्स मिलेंगी। बर्ड्स हमारी होमोथर्मल होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। यानी कि ठंड हो गई है तो हम दिखाई नहीं पड़ेंगे, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर। बर्ड्स और मैमल्स दोनों लोग आते हैं। The animal species controlling the ecosystem functioning is known as, एक ऐसी एनिमल स्पीसीज जिस पे निर्भर है इकोसिस्टम की दूसरी स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज को आप क्या कहेंगे? तो एज स्पीसीज नहीं, एक बहुत अच्छा है क्वेश्चन, की स्टोन कहते हैं, चाबी जैसी है। की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज मानी जाती है कि एक इकोसिस्टम की अदर स्पीसीज उस पर बैलेंस्ड है। जैसे एक प्रोड्यूसर एक फूड चेन का बैलेंस है, फूड चेन में प्रोड्यूसर नहीं है तो फूड चेन नहीं है। हाँ? ऐसे हमारा क्या है की स्टोन स्पीसीज होती है। एग्जांपल की बात करें तो आपको बता दूं, जैसे कि हम कार्निवोरस एनिमल है, तो कार्निवोरस एनिमल की स्टोन स्पीसीज बैलेंस कर रहे हैं कि भैया हर्बीवोरस बहुत ना बढ़ जाए, हर्बीवोरस बढ़ गया तो ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर इज की स्टोन स्पीसीज। चलिए आगे आते हैं एआईपीएमटी पे 2015 पे। just a minute, थोड़ा सा अगला कर लो। The mass of living material at tropic level at a particular time, पहले बच्चों वही है 2015 मोस्ट एनुअल के लिए अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी पता है क्या? नीट 2016 में क्वेश्चन कह रहे हैं which of the following would appear as the pioneer organisms on bare rocks? देखिए पायोनियर का मतलब क्या है? सक्सीजन का मैंने मतलब अभी आपको बताया, सक्सीजन होता है, सक्सीजन में एक किसी बेयर खाली बंजर जगह पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो जो ये इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है इसे हमने सक्सीजन बोला। तो जो बेटा पहली स्पीसीज आती है ना उस जगह पे पहली, जैसे मान लीजिए अगर कोई बेयर रॉक्स है तो सबसे पहले वहां पे लाइकेन्स आ गए, लाइकेन्स के बाद मॉसेस, मॉसेस के बाद फर्न, ऐसे आते हैं। हजारों साल लगते हैं, तो होने सैकड़ों साल लग जाएंगे एक स्पीसीज बनने में। तो आप जहां पर हो इसमें रह रहे हो सकता है जगह यहाँ पर कहीं बेयर रॉक्स नहीं, धीरे 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 करते हुए क्या हुआ, खत्म हुआ। तो जो पायोनियर स्पीसीज आई होगी, आई मीन सॉरी, जो पहली स्पीसीज आई है उसे भी हम पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, जो पहली स्पीसीज आती है। तो हमारी पायोनियर का मतलब क्या हो जाएगा? लाइकेन। देखिए बोला है क्या मैंने, लाइकेन्स आएंगे, उससे पहले लाइकेन्स आपकी पायोनियर स्पीसीज है। नीट 2017 का क्वेश्चन, which ecosystem has the मैक्सिमम बायोमास? क्या बात है भाई, कौन सा इकोसिस्टम मैक्सिमम बायोमास रखेगा? मैक्सिमम बायोमास, चलिए बोलिए। बायोमास मतलब वेट पकड़ना है, समझिए आप खोज करिए थोड़ा सा। मैक्सिमम बायोमास मैं तो बताऊंगा, आप पहले खोज कर ले। क्वेश्चन नंबर 96, ग्रासलैंड में घास का वेट कितना होगा भाई? कोई मैटर नहीं, घास का वेट कितना चल लेंगे आप? घास के ऊपर कितना हल्के होते हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। बाउंड सब में पढ़ क्या है, इन्वर्टेड बनता है। एल्गीज का वेट फिशेस के मुकाबले
कम ही होगा। यहाँ भी गया बेटा। लेक इकोसिस्टम यहाँ पे ज्यादा फिशेस होंगी, लेकिन फॉरेस्ट में यार हाथी तक आ रहे हैं, हाथी, एलिफेंट। आज एलिफेंट है तो वेट बहुत ज्यादा है, यानी मैक्सिमम जो बायोमास देखने को मिलेगा वो एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ प्लांट 2017 का क्वेश्चन नीट का सॉल्व करते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स depending on their height can be seen best in, okay, presence of plants arranged into well defined vertical layers depending on their height can be seen best in tropical rainforest, grassland में नहीं मिलेगा, पहले बता दिया। टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, देखिए अब आप देखिए अगर आप ऐसे ऑर्डर देखें तो ऐसे में पेड़ बहुत ज्यादा रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर लेते हैं 97 क्वेश्चन नंबर और आंसर इज ए। यानी इस चैप्टर में जब भी किसी फॉरेस्ट की बात करी जा रही है तो फॉरेस्ट बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिया जाता है। तो इस पे दिमाग रखिए कि जब आप कंफ्यूज हो तो एक कुछ नहीं हो जाता तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। नीट 2018 what type of ecological pyramid would obtained with the following data? Secondary consumer 120 gram, primary consumer 60 gram, primary producer 10 gram। यार प्राइमरी प्रोड्यूसर का 10 ग्राम है ना, दिमाग लगाइएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10 ग्राम से, इनसे बड़े थोड़ा 60 ग्राम है, इनसे बड़े थोड़ा 120 ग्राम पिरामिड। देखिए कैसे बन गया, इन्वर्ट बन गया। बायोमास में ग्राम है तो बायोमास बन गया इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। थोड़ा सा टेक्निक लगाइए, चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। Which of the following ecological pyramids is generally inverted? तो जनरली जो होता है बायोमास के हिसाब से इन्वर्ट मिलेगा, एनर्जी के हिसाब से कभी इन्वर्टेड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं AIPMT 2015। क्वेश्चन क्या है? The mass of living material, the mass of living material at a trophic level at a particular time is called, फिर से देखिए आ गया ना, ट्रॉफिक लेवल particular time standing crop। अच्छा एंट्री लेवल से क्वेश्चन हो चुका है यार, एंट्री लेवल का बार-बार कहां से आया भैया? के सीजन इज कॉमन इन 2016। हम थोड़ा उल्टा करना है तो 16 में देखो क्वेश्चन है दैट इकोसिस्टम वाज फाइंड बाय, ओके, इकोसिस्टम वाज फाइंड बाय अर्नेस्ट हैकेल, एपिओडम। इनकी बुक मैंने पढ़ी, एपिओडम की भैया फॉर्मूला है एजी टैंसले, ई वार्मिंग एंड हैकेल। तो ये इकोसिस्टम को टर्म देने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट हैकेल या एजी टैंसले। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सोचिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, एजी टैंसले या अर्नेस्ट हैकेल, इन दोनों में कौन थे हमारे? सोचिए सोचिए, एक मिनट नहीं है। देखिए आपका इसका आंसर कर दीजिए एजी टेंसले। एजी टेंसले 2016 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है नीट में कि जो इकोसिस्टम टर्म दिया है वो एजी टेंसले ने दिया है। Which of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? क्रॉपलैंड यानी हमारा एक क्रॉपिंग लैंड है, पैडी फील्ड है जहां पर खेती की जा रही है, उसी को सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है भाई? एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, कैसे नहीं होंगे सॉइल ऑर्गेनिज्म, क्या इंसेक्ट नहीं होंगे सॉइल में? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, अच्छा, एब्सेंस ऑफ वीड्स, वीड्स भी निकल आती है। इकोलॉजिकल सक्सीजन, बेटा इकोलॉजिकल सक्सीजन वहां नहीं पाया है उस जगह पे। इकोलॉजिकल सक्सीजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, not man-made process, not a human artificial process। अगले क्वेश्चन पे चले थोड़ा सा और बढ़ करके, तो हमारे क्वेश्चन एक बच गया था इधर 86 वाला। Most animals are tree dwellers in a tropical rainforest। मैंने बोला जब कहीं पर कोई ना मिले, ऐसी कंडीशन पे आपको एक चीज को पकड़ लेना है और वो है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए काफी क्वेश्चन हो गए हैं और नीट के, आईएससी के, सीबीएसई के मैंने मिक्स कर दिए क्वेश्चन की वैरायटी, कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड क्या है, क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा नॉलेज, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ के जाए लेकिन उस एग्जामिनर के क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देख रहे हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जीपीपी एनपीपी का क्वेश्चन हमेशा ये दिया जाता है कि एक जीपीपी ये है,
रेस्पिरेशन ये है, एनपीपी बताएं। आप तो उठाकर साफ करके माइनस कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा दे रहा है, कहीं आपको एनपीपी पहले दे दे, एनपीपी दे रहा है, ग्रॉस पूछ लिया, पढ़ा आपने ये फॉर्मूला है, पूछ लेगा तो तरीके से, तो क्या हो गया, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और अब हम आपसे लेंगे विदा, मुलाकात करेंगे हम लोग फिर से अपने नए चैप्टर पे, जहां पर फिर से हमारा पीवाईक्यू नीट और हमारे का चलेगा। भाई देखिए चैनल तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि अब तो और जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर सारे चैप्टर्स में पीवाईक्यू दूंगा, न्यूट के दूंगा क्वेश्चंस, तो अब तो मिस करने की जरूरत नहीं है, अब तो प्रैक्टिस करना है साथ में बैठ करके। कहां करना है तुम्हारा चैनल में साउथ सर्टिफिकेशन और आपका बायोलॉजी में करना है सब, हाजिर हूं आपकी सेवा में। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पीवाईक्यू के साथ। ओके चलिए।